नमस्कार। आज मैं आपको लखनऊ में क्रिकेट पे लगने वाले सट्टे के का पहला इंसिडेंट या पहली गिरफ्तारी या पहली जानकारी हम पुलिस वालों को जो हुई कि क्रिकेट के सट्टे किस तरह से लगाए जा रहे हैं उसके बारे में, उससे संबंधित एक घटना के बारे में बताऊंगा। 29 अक्टूबर 2000 को एसटीएफ, लखनऊ पुलिस, आगरा पुलिस और कानपुर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 13 लोगों को पकड़ा। इनमें से 6 लखनऊ के, 6 आगरा के और 1 कानपुर का था। इनके कब्जे से करीब 2.5 लाख रुपए और 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। उस समय शारजाह में भारत, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच का क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। ये लोग लाए गए और ये इनसे जानकारी का प्रयास किया गया कि भाई ये टेलीफोन से किस तरह का सट्टा, ये जो सट्टा लगाया जा रहा है, क्रिकेट से संबंधित लोग सट्टा लगा रहे हैं, ये किस तरह का है और कैसे ये लोग इसमें शामिल होते हैं, क्या इसका तरीका है। तो सबसे पहले तो ये पता लगा कि इसमें जो लोग भी शामिल थे ये सभी पुराने लॉटरी के खेलने वाले थे, जो पहले लॉटरी खेला करते थे या जिनका लॉटरी में जो पैसा लगाया करते थे। ज़्यादातर उसमें 90% लोग वही हैं जो इस सट्टे के व्यवसाय में आके शामिल हुए। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 99 तक आते आते 2000 में लगभग बिल्कुल बंद हो गया सट्टे का कारोबार। लॉटरी के सट्टे का कारोबार बिल्कुल बंद हो गया। लॉटरी का व्यवसाय बहुत बड़े बड़े माफिया के हाथ में चला गया। पुलिस भी उसमें सहयोग करने लगी। लॉटरी के जो काउंटर्स हैं वो सारे बाज़ारों में चारों तरफ जैसे भीड़ की तरफ लगने लगे थे। लॉटरी के बड़े बड़े सेंटर्स खुल गए थे। बहुत बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतों में लॉटरी के थोक व्यवसायी अपना काम करते थे। और यहाँ तक कि लॉटरी के संचालन के लिए लखनऊ में ही इंदिरा नगर में लॉटरी हाउस करके एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों के लॉटरी से संबंधित लोग और अधिकारी बैठने लगे थे। लेकिन इसमें जब बहुत ज़्यादा क्राइम इन्वॉल्व हो गया, बड़े माफिया इन्वॉल्व हो गए, लोग इन्वॉल्व हो गए, तो ये 2000 आते आते ये बंद हो गया। लेकिन खेलने वालों की लत थी। अलग अलग तरीके से लोग सट्टा लगाने लगे और 2000 में ये पहली बार क्रिकेट के सट्टे के बारे में हम लोगों को जानकारी हुई। इन लोगों ने ये बताया कि हम सट्टे का भाव बम्बई से खुलता है। मैच शुरू होने के पहले सट्टे का भाव मुंबई से ले लेते हैं और उससे थोड़े से कम भाव में यहाँ पर उसका सट्टे की बोली लगती है। पहले टीमों पर मैच पैसे लगने लगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक मैच में छक्के पर, टॉस पर, ये सब बाद में लगे। लेकिन ये ग्रुप पकड़ा गया, ये जो सट्टा पकड़ा गया क्रिकेट पर, उस समय ये मैच पर सट्टा लगता था कि मैच कौन सी टीम जीतेगी और किसका कितना भाव होगा। 29 अक्टूबर को भारत श्रीलंका मैच में भारत पर 180 रुपये और श्रीलंका पे 50 रुपये लगा था। यानी जिसके जीतने की बहुत कम संभावना होती है उस पर कम पैसा, और जिसके जीतने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है उस पर ज़्यादा पैसा, या वाइसी वर्सा। मैचों की श्रृंखला में अलग अलग, जैसे भारत जिम्बाब्वे जब हुआ तो भारत पे 50 रुपये और जिम्बाब्वे पे 175 रुपये। श्रीलंका जिम्बाब्वे का हुआ उसी सीरीज़ में, तो श्रीलंका पे 35 रुपये और जिम्बाब्वे पे 225 रुपये, ये भाव खुला। वहाँ से भाव लेने के बाद जो परमानेंट
सट्टेबाज हैं जो अपना क्रिकेट के सट्टे का ग्रुप चलाते हैं, उसमें एक ग्रुप में 20 से 25 लोग हुआ करते थे जो अपने भाव टेलीफोन के माध्यम से नोट करा दिया करते थे अपने सटोरियों को। फिर वो आगे चल के ऐसे ऐसे एक जो ये स्थाई खेलने वाले हैं, ऐसे 50, 100, 200 जिसका जितना लंबी पहुंच है जिस सट्टेबाज की, वो ऐसे ग्रुप 100 तक ग्रुप शामिल कर लेता है और एक ग्रुप में 25 से लेकर 200 तक के लोग होते हैं। शाम को सब पूरा हिसाब किताब होता है और उसके बाद जो इनका कट है, जैसे जो ये 25 लोगों का ग्रुप लीडर है, इसको केवल संचालित करने का 25 से 60 हज़ार रुपये एक मैच में मिल जाता है। और जो बड़े हैं, उनसे भी बड़े हैं, वो उनका अपना करोड़ों में ये हिसाब चलता है। आपको ध्यान हो, इसी समय के बाद से मैच फिक्सिंग का दौर शुरू हुआ और भारत में मैच फिक्सिंग के पहले मामले में सीबीआई ने इंक्वायरी की थी। आप सबको जानकारी है कि उसमें से किन किन खिलाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया। ये इसी जुए से, इसी सट्टे से शुरू हुआ। जब बड़े सट्टेबाज इसमें इन्वॉल्व हो गए, इसमें मुंबई का पूरा अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व हो गया और उसने देखा कि बहुत छोटे छोटे कस्बों से लोग पैसा लगाने लगे और ये ट्यून जो इसका है ये बढ़ के 100 करोड़ और 1000 करोड़ के आसपास हो गया। नेपाल में एक मैच में करीब 100 करोड़ का सट्टा और दुबई में एक मैच में करीब 500 करोड़ का सट्टा इस शारजाह के इस टूर्नामेंट में लगाया गया था। लखनऊ के लिए देवकी नंदन मिश्र जी उस समय सहारा अखबार में थे, सहारा अखबार में थे, बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने फ्रंट पेज की एक स्टोरी की थी 30 अक्टूबर 2000 में, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि राजधानी में अकेले इस मैच में जो भारत और श्रीलंका का था, उसमें एक दिन में 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में सट्टा खेला गया था। और उनका एस्टिमेट था, जो उन्होंने अपने सूत्रों से और जो लोग पकड़े गए थे उनसे संबंधित लोगों से, खेलने वालों से जो जानकारी करके इकट्ठा करके ये खबर लिखी थी कि औसतन प्रति मैच 50 लाख के आसपास यहाँ पर अकेले लखनऊ में ये सट्टा खेला जाता था। आसपास के शहरों में कानपुर इसका बड़ा केंद्र था और छोटे शहरों में हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इन सब में भी एक एक इनके एजेंट थे जो खिलवाने वालों के थे और इनके माध्यम से ये पैसा कलेक्ट किया जाता था। तो जब इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व हुआ, अंडरवर्ल्ड के सारे बड़े प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हुए, तो अपने हक में जब उन्होंने उसका ट्रेंड एनालाइज करते हैं कि पब्लिक किस तरह से, जो पिछले 4 टूर्नामेंट जीत चुकी है उस टीम पे कितना पैसा लगाती है, जो ऐसा लगता है कि ये बहुत उभरती हुई टीम है, ये इसको जीत सकती है, जो ट्रेडिशनल राइवल्स हैं उन पर कितना पैसा लगता है, भारत पाकिस्तान पे कितना पैसा लगता है, श्रीलंका उस समय बिल्कुल उभर रही थी, उस पर कितना पैसा लोग लगा रहे हैं, बांग्लादेश पे कितना पैसा लगा रहे हैं और साउथ अफ्रीका पे कितना पैसा लगा रहे हैं। तो जब ये वो ट्रेंड एनालाइज कर लेते थे, कितना जो पब्लिक है वो पब्लिक मूड क्या है, पब्लिक का जो मूड स्विंग क्या है, वो किस तरह से किसका आकलन करती है और कितना पैसा किस टीम पर लगाती है, उस हिसाब से उस टीम को जीतने या हारने या जिताने या हराने की कोशिश ये बड़े वाले लोग, बड़े जो प्लेयर्स हैं, बाद में इनकी सबकी टर्मिनोलॉजी हो गई, पंटर्स और प्लेयर्स और जाने क्या क्या, बहुत ढेर सारी टर्मिनोलॉजी है इसकी हो गई। तो इन लोगों ने संबंधित खिलाड़ियों को अप्रोच करना शुरू किया और आपको वो सीन हमेशा याद होगा जब साउथ अफ्रीका के हेंसी क्रोनिये एक अपने देश की एक अदालत में रो पड़े थे। उनके ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप था और उन्होंने रो के ये स्वीकार किया था कि हमने मैच फिक्सिंग की थी, मुझसे फला लोगों ने संपर्क किया था और इतने पैसे का लालच दिया था, पैसे के लालच में हमने ये ऐसा किया था। ये पैसे का लालच, ये मैच फिक्सिंग जो थी वो इन्हीं सट्टेबाजों की वजह से थी और ये पहला ज्ञान हम लोगों को उस समय लखनऊ में 2000 की इस अरेस्ट के बाद पता लगा। उस समय बहुत ही रॉ, बहुत ही जिसको कहते हैं देशी मॉडल था इसका।
टेलीफोन पे, मोबाइल फ़ोन पे वो नोट कराते थे। एक लैपटॉप या टीवी के सामने बैठ के देखते थे। उनके पास से जो कागज़ात बरामद हुए वो कॉपियाँ थीं, बड़ी-बड़ी कॉपियाँ थीं। उसमें सबके नाम के आगे किसने कितना लगाया है, ₹50, ₹25, ₹100, ये उसमें लिखा करते थे। तो ये बहुत ही कच्चा, बहुत ही प्रिमिटिव तरीका था। बाद में जब मैं एसएसपी लखनऊ हुआ था 2016-17 में, तो उस समय एक गैंग इसी तरह इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैच में जब पकड़ा गया तो उनके पास से सॉफ्टवेयर बरामद हुए कि तब ये डायरी का, यानी अब इस समय वर्तमान समय में डायरी में नोट करना, ये सारे सिस्टम ख़त्म हो गए थे। आपको मोबाइल फ़ोन ऐसा मिलेगा जिससे आप डायल नहीं कर सकते हैं, और जैसे ही मैच शुरू होगा वो अपने आप ऑन हो जाएगा, उसमें एक रनिंग कमेंट्री आती रहेगी और आप उसको सुनते रहेंगे और उसमें आप पैसा लगाते रहेंगे। और जो आदमी खिलवाता है ये सट्टा, जो चलाता है, वो कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री करता रहेगा। जैसे ही मैच ख़त्म होगा वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। उसमें किसका कितना पैसा लगा हुआ है वो एक कॉलम में अलग से आ जाएगा, किसको कितने पैसे की देनदारी है, किसकी कितनी लेनदारी है, वो आ जाएगी। तो अब तो ये बहुत ही मॉडर्न तरीके से क्रिकेट के सट्टे खेले जाने लगे। लेकिन उसके बाद जब ये मैच फिक्सिंग अलग अलग देशों में इसका पता लगा और अलग अलग जगह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से, या जैसे अपने यहाँ सीबीआई की इंक्वायरी से इसमें लोग फंसते चले गए, तो अब इसका थोड़ा प्रभाव मैच फिक्सिंग का कम हुआ है। लोग इससे डरते हैं, बदनामी से डरते हैं। हालांकि पैसे का लालच आज भी जैसे पहले था क्रिकेट में, वैसे आज भी है मौजूद। जो बड़े सट्टे के खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े सटोरिए हैं, या बहुत बड़ा ग्रुप जब इन्वॉल्व होता है तो ये प्रलोभन भी देता है। जैसे एक ओवर में कितने छक्के लगेंगे, इस पे सट्टा लगता था। पहला ओवर कौन खिलाएगा, इस पे सट्टा लगेगा। इस तरह से बहुत ढेर सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अब निकल आए हैं जिसमें सट्टा लोग लगाते हैं। ये सबकी अपनी अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपनी नॉलेज के हिसाब से है। क्रिकेट के पंडित जिसे कहते हैं, वो अंदाज़ लगाते हैं कि ये अब जैसे 6 विकेट गिर गए तो बाकी के विकेटों पे फिर सट्टा लगेगा कि ये इतने समय में इतना बना लेंगे कि नहीं बनाएंगे, इतने ओवर में इतना रन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब बहुत इतने ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकल गए हैं क्रिकेट के सट्टे में। ऑनलाइन धंधा हो गया है ये, और इसमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो था वो ये था कि इसमें किस तरह से इसको नोट किया जाए, नोट करने के बाद इसके पैसे का कैसे मतलब कैसे इसका लेन देन किया जाए। पैसा हवाला से ट्रांसफ़र होता था, इन लोगों को दिया जाता था, और ये इसलिए सक्सेसफुल हुई है एसटीएफ की और बाकी ज़िलों की टीम कि लोगों से ये पता लगा कि साहब अब जो राइवल ग्रुप्स हैं वो साहब फलाना सट्टा खिला रहा है, उसका नंबर ये है। नंबर लगाए गए थे, बड़ी संख्या में नंबर लगाए गए थे, और नंबर सुनने से ये पता लगा कि इस समय कितना रेट चल रहा है, कौन कौन इसमें लोग लगे हुए हैं। और ये पूरा का पूरा सट्टा खेले जाते समय मौके पर पकड़ा गया था। ये बहुत बड़ा रैकेट है। हालांकि जो सटोरिये हैं, जो प्रिमिटिव टाइप का जो सट्टा है, खाई बाड़े जिसे कहते हैं, जो अभी भी चिट पर मटके में चलाया जाता है पूरे, लगभग कम से कम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये धंधा आज भी है। पुलिस समय समय पर इनके खिलाफ़ कार्रवाई करती है, और समय समय पर ये भी पता लगता है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इसमें लोकल स्थानीय स्तर पर पुलिस इनको फैसिलिटेट करती है कि इन्हें ये ऐसा काम करें। सभी जगह पश्चिम के लगभग सभी जनपदों में ये होता है। लेकिन जो इसका मॉडर्न स्वरूप उभर के आया है वो क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे का है, और इसमें बड़े बड़े मर्डर भी हुए। लखनऊ में भी बड़ी हत्याएं हुई हैं सट्टे को लेके, सट्टे पर कब्जे को लेके। तो कुल मिला के ये उस समय के हिसाब से हम लोगों ने पहली बार ये जाना था कि सट्टे का कारोबार क्रिकेट के इंटरनेशनल गेम में कैसे कैसे चल रहा है और कैसे कैसे इसमें लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस अरेस्ट के बाद थोड़े दिन तक तो बंद रहा, लेकिन उसके बाद फिर ये शिफ्ट हो गया। करीब 8 महीने बाद फिर हम लोगों ने, लखनऊ पुलिस ने, कानपुर से संचालित होने वाले एक बड़े सट्टे को पकड़ा था। उसमें कोई 20 लोग पकड़े गए थे,
और उसमें फिर उसी तरह से लगभग 20-25 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कैश ये सब मिले थे। इस बार उसमें कस्बों में जो खेलने वाले थे या कस्बों में जो ऑपरेटर्स हैं, इनके सट्टेबाज हैं, वो कस्बों के लोग इन्वॉल्व हुए थे और उसका दायरा ज़्यादा बड़ा था। अलग अलग सेंटर्स में, पहला सेंटर वहीं कानपुर में था, दूसरा आगरा में, तीसरा इलाहाबाद में, और ये सब दिल्ली से ही ऑपरेट होते थे। जो पहला सट्टा 13 लोगों का वाला पकड़ा गया था, उसमें ये भाव वहाँ से मुंबई से लिया करते थे, लेकिन बाद वाले सट्टे में ये भाव दिल्ली से लेने लगे। इसकी भी चेन हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की कि आखिर ये अलग अलग भाव लेने का क्या मतलब है। तो ये पता लगा कि जो मुंबई में जो सटोरियों का बड़ा केंद्र था, जहाँ से ये भाव खुला करते थे, वो वहाँ मुंबई पुलिस ने तोड़ दिया था उसे। वहाँ उस रैकेट को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया था, तो ये शिफ्ट होके यहाँ चला आया। बाद के दिनों में ये बम्बई से भी ख़त्म हो गया और दुबई से ऑपरेट होने लगे। पहले बम्बई हुआ, फिर दिल्ली हुआ, दिल्ली के बाद ये सिस्टम ऑपरेट दुबई से होने लगा। और आज भी ये सिस्टम, आज भी ये जो इनका सिस्टम है, ये दुबई से ही या देश के बाहर के कई जगहों से ये आज भी ऑपरेट होता है। और आज भी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो सट्टेबाजी की जाती है वो लोग करते हैं। अब वो ज़्यादा सिक्योर हो गया है। आप मोबाइल पे बहुत नहीं रहते हैं, मोबाइल पे दाम नहीं लगाते हैं, तो आपके फ़ोन कॉल्स इंटरसेप्ट नहीं होंगे और आपकी लोकेशन का पता नहीं लगेगा। अब आप सॉफ्टवेयर से, इंटरनेट के माध्यम से आप अपना पैसा लगा सकते हैं या पैसा लगाते हैं और फिर वो फाइनल हो जाता है। हालांकि अब जो उसमें शामिल होने वालों की संख्या है, अब एकदम एग्जैक्ट पिछले 2-3 सालों का मुझे नहीं आइडिया है कि पिछले 3-4 सालों में ज़रूर इसका स्वरूप बदला होगा। हम लोगों ने जब इसे लखनऊ में 2017 में बड़ा गैंग पकड़ा था, उस समय तक तो सॉफ्टवेयर पर ये लोग ऑपरेट करते थे, लेकिन अल्टीमेटली 2 बड़े जो ग्रुप्स होते थे उनके बीच में बातचीत होती थी और हमने टेलीफोन के इंटरसेप्शन के माध्यम से ही ये पूरा गैंग उस समय बस्ट किया गया था। अब ऐसा बताते हैं कि ये अपना ऑनलाइन ही ये सॉफ्टवेयर पे ये अपनी एंट्री कराते हैं, जिनको जितना सट्टा लगाना होता है। और चूँकि 2 साल से, इधर 2-2.5 साल से मोबाइल पर इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी हो गई है। जितना आप लैपटॉप पे जिस स्पीड से जो भी चीज़ कर सकते हैं, चाहे वो मूवी को डाउनलोड करने का हो, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का हो, या सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई, अब तो जैसा आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर पे अब देश के 4 अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए लोग लूडो खेल रहे हैं। पहले आप ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि लूडो के लिए कम से कम एक लूडो का बोर्ड, उसकी जो लाल, हरी, नीली, पीली जो उसकी गुट्टियाँ होती थीं वो, और जो उसका पासा होता था चौकोर, जिसमें 1 से लेके 6 तक के बिंदु बने होते थे, ये बिना एक साथ बैठे हुए ये संभव नहीं था। लेकिन आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रचलन में है। 4 लोग देश के 4 हिस्सों में बैठे हुए उस पर मोबाइल पर लूडो का गेम खेल रहे हैं। अभी फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों से इस संबंध में गैंग जो पकड़े गए हैं वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हमें आज अब ये समझ में आ रहा है कि अगर ऑनलाइन किसी अच्छे सॉफ्टवेयर, लूडो के सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर 4 लोग बैठ के लूडो और सांप सीढ़ी खेल सकते हैं, तो ये बिल्कुल अवश्यंभावी है कि ऑनलाइन ही लोग इस समय ये इंटरनेशनल क्रिकेट का सट्टा लगाते होंगे, वनडे मैच में सट्टा लगता होगा। 5 दिन के क्रिकेट मैच में सट्टा लगने के बाद उस समय तक, सन 2000 तक बिल्कुल नहीं आई थी। जो लोग पकड़े गए थे, जैसे उस समय जो सबसे बड़ा प्लेयर हम लोगों ने पकड़ा था वो शिव कुमार था, लखनऊ का ही शिव कुमार था, और उसे क्रिकेट के सट्टे के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। लॉटरी, बहुत बड़ा पहले का लॉटरी व्यवसायी था। लॉटरी का काम बंद होने के बाद शिव कुमार ऑर्गेनाइज़ करने लगा क्रिकेट का सट्टा और उसमें बहुत आगे तक निकल गया। तो ये सवाल पूछा गया था जो लोग पकड़े गए थे उनसे कि भाई 5 दिवसीय मैच भी होते हैं, 5 दिवसीय मैच में किस तरह से सट्टे लगाए जाते हैं। एक दिन का तो बात बोले सब, 5 दिवसीय मैच में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, और न ही 5 दिवसीय मैच में सट्टे हमारे यहाँ लखनऊ के स्तर पे या आसपास के स्तर पे नहीं। अब कहीं और खेले जाते हों तो उसे जानकारी नहीं है, लेकिन लखनऊ में
उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है और ना उसमें खेलने आते हैं। उस मैच का जो फाइनल मैच था 29 अक्टूबर को भारत और श्रीलंका का, उसके बारे में शिव कुमार ने बताया कि मैच शुरू होने के पहले अचानक फाइनल मैच में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पंजीकृत करा लिया अपने आप को अलग अलग ग्रुप से, और मैच शुरू होने के थोड़ी देर बाद तक हम लोग उसको परमिट करते हैं कि और, लेकिन धीरे धीरे बाकी मैचेस में तो अंत में भी अगर कोई आना चाहे लगाना चाहे तो मैच के अंत में भी लगा सकता है, लेकिन उस दिन हम लोगों को एंट्री बंद करनी पड़ी फर्स्ट इनिंग के, यानी इंटरवल के जैसे इंटरवल आने को हुआ उसी समय सबको मना कर दिया गया कि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम इसे मैनेज नहीं कर पाएंगे, लगाई हुई बोली को हम न लिख पाएंगे, न उसका कैलकुलेशन कर पाएंगे और न बाद में हम उसको जोड़ घटाना जो होता है उसको कर पाएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में उस समय लोग शामिल हो गए थे शारजाह के इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जो श्रीलंका और भारत के बीच में खेला गया था। श्रीलंका उस मैच में टूर्नामेंट का विनर हुआ था। आप समझ सकते हैं जिस हिसाब से उसका भाव लगा था, और भारत उस समय फेवरेट था कि भारत ही जीतेगा इसमें, लेकिन श्रीलंका जीता था। तो इन सब से लगता है कि जो मैच फिक्सिंग की उस समय प्रथा शुरू हुई, तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ी सभी देशों के, वो इसमें किसी को आईसीसी ने, किसी को संबंधित देश की अदालत ने, जूरी ने या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने उनको उनकी जिम्मेदारी फिक्स की थी या ये पाया था कि वो मैच फिक्सिंग में शामिल हैं, और जानबूझ के उन्होंने कम या ज़्यादा रन बनाए हैं, छक्के पे 1 रन लिया है, इस तरह के तमाम जो आरोप उस समय लगे थे वो ऐसा पाया गया था, और इन क्रिकेटर्स की बहुत बदनामी हुई थी। कुछ क्रिकेटर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए क्रिकेट से कुछ दिन के लिए बैन कर दिया गया था जब उन्हें मैच फिक्सिंग का जिम्मेदार पाया गया था। अब इसका स्वरूप भी बदला है, इसमें खेलने वाले लोगों की जो सट्टेबाज लोग हैं उनकी संख्या भी बदली है, और अब ये मॉडर्न स्वरूप में मॉडर्न तरीके से ये सट्टेबाजी किस स्वरूप पे निकल के आई है, ये अब अगली बार या अब जब कभी भी ये इस तरह का कोई गैंग पकड़ा जाएगा सट्टेबाजी का, इस तरह के मैच, अभी तो इस लॉकडाउन में बहुत मुश्किल है कि अगले कुछ दिनों तक कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो यहाँ पर। वर्ल्ड कप में सबसे अधिक सट्टेबाजी ये की जाती है। एक इसमें और बताएं, लास्ट वर्ल्ड कप में हर ज़िले में, हर बड़े शहर में, बड़े मेट्रो शहर में क्रिकेट के सट्टेबाज पकड़े गए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में जो वर्ल्ड कप के मैचेस हुए थे उसकी बात मैं कर रहा था, लेकिन वो लोकल लेवल पर जैसे पुराने सट्टेबाजी होती थी, 10 लोग इकट्ठा हो गए, टेलीफोन से आपस में लगा लिया। ये बड़ा गैंग जो पकड़ा गया था वो सॉफ्टवेयर से जो खेलने वाला, वो इस बीच में नहीं पकड़ा गया अभी तक। वो इतनी सफाई से, क्योंकि वो इंटरनेट पर होते हैं, कॉल उनकी इंटरसेप्ट नहीं हो सकती, वो जब कभी भी पकड़ा जाएगा इस तरह का सट्टा, बड़ा सट्टा, और फिर सॉफ्टवेयर की जानकारी होगी। सॉफ्टवेयर अगर आप गूगल पे सर्च करें तो क्रिकेट के सट्टे लगाने के सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री के नहीं हैं, आपको उसे पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन फ्री ट्रायल आप उसका अगर चाहें तो उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत ही जिसको कहते हैं कि यूज़र फ्रेंडली वो सट्टा आदमी उसमें लगा सकता है। मेरा कुल कहने का आशय ये था कि जब मोबाइल फ़ोन की शुरुआत हुई तो मोबाइल फ़ोन के सहारे लोगों ने जुआ खेलने की जो अपनी प्रवृत्ति थी, जुआ सट्टेबाजी करने की का जो उनका तरीका था, उसको भी हाईटेक किया। हाईटेक का जो पहला पड़ाव था कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके बिना एक जगह पर आए हुए अपना जुए या सट्टे का अपना दांव लगाना और उससे जो भी उनका जीतने हारने का जो भी है वो उसको प्राप्त करना। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे अगले कुछ सालों में, 5 साल में या 10 साल में ये इंटरनेट पर आ गया। पहले ये कॉल पे था, प्योर एंड प्योर कॉल पे था, लेकिन इंटरनेट जब प्रचार में या प्रचलन में आया, ये आप समझ लें कि ये प्रचलन में आया होगा 2010 के बाद। 2010 और उसके बाद के समय में ये इंटरनेट पर ये एक्टिविटी शुरू हुई, और जब इसकी स्पीड बहुत हो गई
और लैपटॉप के बजाय आप लैपटॉप का सारा काम अब मोबाइल पर पिछले 1.5 साल से लोग कर रहे हैं। फिल्में भी देख ले रहे हैं, शॉर्ट फिल्में भी देख ले रहे हैं, मैच खेल ले रहे हैं इसी पर। और अब तो टीवी पर मैच के लिए लगने वाली भीड़ भी ख़त्म हो गई है। अब लाइव स्ट्रीम्स जो आती हैं मैच की, क्रिकेट मैच की, फुटबॉल मैच की, तो वो मोबाइल पर उसी टाइम में लगभग, थोड़ा बहुत बैकलॉग होगा हमारे ख्याल से 40-50 सेकंड का, आप लाइव उसको देख सकते हैं। तो धीरे धीरे अब इसका तरीका अगला जो इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच होगा उसमें ज़रूर ये देखने वाली बात होगी कि सट्टे का प्रकार अब किस तरह का हो गया है, क्योंकि आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आपको टीवी के सामने भी बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आपको अगर सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो जाएगा, इसी में अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। अच्छा, अब पैसा भी जो है, आपको जो पैसे के एक्सचेंज का जो चलन हो गया है, अब वो ढेर सारे जो ऐप आ गए हैं, पेटीएम का है, भीम का है, गूगल पे का है, ये जो 10, 12, 15 ऐप आ गए, ये सब साल भर की देन है, साल, 1.5 साल या 2 साल की। और लॉकडाउन में तो इस जो नहीं भी जानता था उसने भी अपने बिजली का बिल पे करने के लिए, टेलीफोन का बिल पे करने के लिए, मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए, सब इसी जो पेमेंट के ऐप्स हैं उसका लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है। तो अब अगले किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में क्रिकेट के सटोरियों का क्या तरीका होगा, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि कहावत है, चोर चोरी से जाए चोर चोरी से जाए, लेकिन वो सीना जोरी से नहीं जाएगा। अगर उसकी आदत है सट्टा खेलने की, तो पहले वो सड़कों पे कमरे में बैठ के सट्टा खेला करते थे, फिर उसके बाद वो टेलीफोन पे खेलने लगे, फिर इंटरनेट पे खेलने लगे, फिर जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं उसके माध्यम से खेलने लगे। अब उनके हाथ में है, वो कहीं अपने ऑफिस में, घर में, ट्रेन में, जहाँ कहीं बैठे हुए हैं वहाँ से बैठ के खेलेंगे। और हमारी एजेंसीज़ के लिए, पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस तरह के रैकेट को, जो बिल्कुल प्योर एंड प्योर इंटरनेट पे है, जहाँ फिज़िकल मनी का लेन देन भी नहीं है, सब पेमेंट भी उसी से कर रहे हैं, पेमेंट उसी से आ भी रहा है, अब उन्हें हवाला के माध्यम से जीते हुए पैसे लेने का और हारे हुए पैसे जो उसको देना है, उसके लिए कोई हार्ड करेंसी की आवश्यकता नहीं है। उनके पास अपने ऐप हैं, ऐप के माध्यम से वो पैसों का आदान प्रदान कर लेंगे। तो वो प्रिमिटिव गैंग या प्रिमिटिव तरीका या पुराना देशी तरीका, उससे चेंज होते होते हम आज ऐसी जगह पे आके खड़े हुए हैं कि अगला जो भी इंटरनेशनल मैच क्रिकेट का खेला जाएगा उसमें सट्टे के प्रकार और सट्टे को क्रैक करना, उनको पकड़ना, पैसे के लेन देन को डिटेक्ट करना, क्या इतना अमाउंट होगा। जो मैंने आपको बताया कि उस ज़माने में जब नेपाल में 100 करोड़ का सट्टा, नेपाल में जो लोग बैठे हुए थे, और दुबई में 500 करोड़ का सट्टा खेला गया था, तो जो भी उसके कैलकुलेशन का तरीका रहा होगा, अब आने वाले मैचेस में वो कितने 100 करोड़ का होगा ये सट्टा, ये कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि पैसे का ट्रांजैक्शन अब इलेक्ट्रॉनिकली होगा। और हो भी रहा है। इस बीच में जो खाली लोगों ने बैठे बैठे जो शक्ल अख्तियार की, तंबोला लोग खेल रहे हैं, पैसों का आदान प्रदान हो रहा है। किसी एक ने तंबोला के लिए जितने पैसे जहां जमा किए या जितना उसके अकाउंट में गए, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हुआ है, इसको चेक किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन के समय में आसानी होगी कि कितना पैसा इकट्ठा किया गया, कितना किसने जीता और कितना कौन हारा। ठीक इसी प्रकार से क्रिकेट का जो सट्टा अब खेला जाएगा, जो सट्टेबाज इसमें इन्वॉल्व होंगे, बहुत निश्चित है। और मैं जिसको कहते हूँ हर हाल में श्योर हूँ कि जो नई तकनीक अब उभर के आएगी वो पुलिस के लिए नया चैलेंज होगी कि हम उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसमें कितना अमाउंट किसने डाला है, कितना अमाउंट किसने जीता है, कितना अमाउंट कौन हारा है। एक बार अगर पकड़ में आएगा तो अब पूरी चेन पकड़ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने लिखा हुआ रजिस्टर गायब कर दिया तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होगा कि ये उस सट्टे में शामिल था कि नहीं था। अब तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली प्रूव होगा। अगर इस तरह का कोई सिंडिकेट, इस तरह का कोई ग्रुप या इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज क्राइम का समूह अगर पकड़ा जाता है तो। आज बस इतना ही। मैंने आपको एक अपनी जर्नी में एक ये जो इस तरह की बात, जो सट्टे की बात है, जो समाज में बहुत घुन की तरह नीचे तक चली गई है। बहुत से लोग, देखिए, सट्टा, जुआ और नशा,
ये तीन ने जो हमारी यंग पीढ़ी है, हमारे जो नवयुवक हैं, इनको गुमराह किया है। पिछले बहुत लंबे सर्विस में अपने पिछले 10 साल में, इसको कह सकते हैं 10 से 15 साल के बीच में यूथ इसमें बहुत बड़ी संख्या में इन्वॉल्व होने लगा। कारण उसका चाहे जो हो, कारण के बारे में आप डिबेट कर सकते हैं कि क्या कारण है, उनकी बेरोज़गारी है या तमाम और कारण आप उसको गिना सकते हैं, लेकिन ये उनके अंदर घर कर गई है और ये बहुत गंभीर समस्या है उस घर में, उनके पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, और जो लोग भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ में हैं, चाहे वो लोकल पुलिस हो या कोई बड़ी एजेंसी हो, सबके लिए ये चिंता का कारण है। और आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं इसमें, ये और बड़ी चिंता का कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद।